यानी कि व्यवस्थित केंद्रक, व्यवस्थित केंद्रक या विकसित केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अनुसार हमारे जो सजीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से बने होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा, ये क्वेश्चन आप जरूर से लिखते जाइएगा। बार बार कह रही हूँ कि अपनी हैंड राइटिंग से ही लिखने में ज्यादा याद होता है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ देती रहूंगी, पर फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखें, जिससे कि आपको यह ज्यादा समझ में आए और यह आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, मैं आपको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझा देती हूँ। कुछ ऐसा प्रकार का होता है जिससे कि आप इसको कभी भी ना भूल पाए। और ये यूकैरियोटिक कोशिका मैं बनाती हूँ। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक में व्यवस्थित केंद्रक होता है। ठीक, इस केंद्रक में केंद्रक की झिल्ली पाई जाती है और इस केंद्रक के अंदर इसके केंद्रकीय द्रव्य भरे होते हैं। ये जो केंद्रकीय द्रव्य होते हैं, ये जो केंद्रकीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि क्रोमैटिन हो गया और जैसे कि इसकी जो प्रोटीन्स वगैरह हो गई, ये कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं होती। देखिए आप देख सकते हैं, ये कोशिका के द्रव्य और ये कोशिका के सारे घटक हैं। ठीक, तो ये जो कोशिका का द्रव्य है, कोशिका के द्रव्य के सीधे संपर्क में ये नहीं होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। और ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका के द्रव्य में कोशिका के समस्त अंगक पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्गी बॉडी, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि आपका लाइसोसोम है, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये सारे ऑर्गेन्स कोशिका में उपस्थित होते हैं। और जो आपके जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें एक व्यवस्थित केंद्रक ना पाया जाकर के ऐसा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिससे कि जो केंद्रक का जो मटेरियल होता है वो कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में होता है। जैसे कि ये यहाँ पे आपकी क्रोमैटिन जालिका पड़ी हुई है, इससे संबंधित जो प्रोटीन्स होती हैं वो सभी कोशिका के द्रव्य से मिली हुई होती है, यानी कि कोशिका के द्रव्य से सम्मिलित होती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अविकसित प्रकार का केंद्रक, और हम इसको क्या बोलते हैं, विकसित प्रकार का केंद्रक। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है, तो आपको जवाब देना है कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया में पाई जाती है, विषाणुओं में पाई जाती है, ऑर्गन में पाई जाती है, नीली हरी शैवालों में पाई जाती है। इन जंतुओं को छोड़ दीजिए, इनके बाद जो आपके अन्य सजीव आते हैं, अन्य जंतु आते हैं, अन्य पादप आते हैं, उनमें आपकी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कोशिका की संरचना है, कोशिका की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के अंगक पाए जाते हैं, अंगों की खोज किसने की, अंगों के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये सभी क्वेश्चंस आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सभी आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पर सारे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल में तो सबसे पहले मैं कोशिका का एक चित्र बनाती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन को याद करने में जरा भी कठिनाई महसूस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी एक कोशिका, ये है आपकी कोशिका की भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है कोशिका की झिल्ली। तो सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि पादप एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर पाया जाता है। आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन लेवल में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इन्हीं सामान्य क्वेश्चन को यदि हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो ये हमारे लिए इजी है, और अगर इसी को हम याद करके नहीं रखेंगे, इसी को अगर माइंड में हम कॉन्सेप्ट इनका क्लियर करके नहीं रखेंगे, तो यही हमारे लिए बहुत कठिन है। जाहिर सी बात है, ABCD जिसने पढ़ रखी है उसके लिए तो बहुत आसान है, और जो छोटा सा बच्चा है जिसने नहीं पढ़ रखी है उसके लिए तो बहुत कठिन है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमें उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो माइंड में क्लियर करना होता है। तो ये है आपकी पहली लेयर कोशिका की भित्ति, और आपकी ये दूसरी लेयर है कोशिका की झिल्ली। कोशिका की झिल्ली। ठीक, तो पादप एवं जंतु कोशिका में एक सबसे बड़ा अंतर होता है। पादप कोशिका में कोशिका की भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका की भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका की झिल्ली पाई जाती है, परंतु पादप कोशिका में दोनों पाई जाती है। ठीक, उसके बाद ये रहा आपका केंद्रक। इस केंद्रक में क्या होता है, ये जो केंद्रक होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक संरचना होती है। कोशिका का ये अंगक है, ये निकला होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों की इसके बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं।
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो इसका उत्पादन हुआ है वह कोशिका की भित्ति से होता है और कोशिका की भित्ति से होते होते केंद्र की झिल्ली से जुड़ जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि केंद्र की झिल्ली से इसका उत्पादन हुआ है और केंद्र की झिल्ली से होते होते इसका उत्पादन बढ़ते बढ़ते ये कोशिका की भित्ति से जुड़ गया है। ठीक, तो ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका केंद्र के अंदर है ये केंद्रिका, इससे संबंधित कुछ प्रोटीन, ये है क्रोमैटिन जाल और ये रहा केंद्र की द्रव्य। कोशिका के बहुत सारे अंग किसमें पाए जाते हैं, यहाँ पे, ठीक, जैसे कि रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है, वैक्यूल, है ना। कोशिका में वैक्यूल पाई जाती है, कोशिका में क्या पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है, जो कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, स्फीति बनाती है। कोशिका को क्या बनाती है, स्फीति बनाती है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक, वैक्यूल के बाद और ऑर्गन्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे समझ लीजिए गोल्जी बॉडी, ये हो गया लाइसोसोम, ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, और ये आपके राइबोसोम्स के कण हो गए, ये राइबोसोम्स के कण है। इस प्रकार से बहुत सारे अंग पाए जाते हैं और इन सभी अंगों को कुछ ना कुछ स्पेशल नाम दिया हुआ है इनको क्योंकि इनके विशिष्ट कार्यों के कारण। तो जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं या तो क्या होते हैं, इन ऑर्गेन्स से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं कि किसने खोज की है, या फिर क्या होते हैं इनके कार्य के आधार पर इनको क्या नाम दिया गया है ये पूछा जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी प्रकार से जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैलियां बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, सुसाइड बैग कहलाती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, भोजन न मिलने पर अपनी ही कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करती है, पचा देती हैं, यानी कि कोशिका का समापन कर देती हैं, कोशिका को समाप्त कर देती हैं। ठीक है, इसी तरह से गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। तो ये जो इन लोगों इनको जो नाम दिए गए हैं, तो ये स्पेशल नाम पूछे जाते हैं। आपके वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा राइबोसोम को, गोल्जी बॉडी को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या लाइसोसोम को। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, गोल्जी बॉडी। तो चलिए हम एक एक अंग के बारे में इसमें विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए, तो हम कोशिका की संरचना में हम कोशिका में क्या पढ़ते हैं, पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कोशिका की भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सेल्यूलोज क्या है, कोशिका के द्वारा ही स्रावित पदार्थ क्या है, सेल्यूलोज। कोशिका ही इस पदार्थ का स्राव करती है और स्राव के बाद ये जो सेल्यूलोज होता है ये कोशिका की बाहरी परत में जम जाता है और कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ठीक, सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसके बाद क्या बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति। जो कोशिका की भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना है। कोशिका भित्ति में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे इस प्रकार से, ये जो कोशिका की भित्ति है इसमें बीच बीच में जो छेद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो क्या करता है, आदान प्रदान का कार्य करता है, गैसीय विनिमय का कार्य करता है। यह एक कोशिका के द्रव्य को दूसरे कोशिका द्रव्य से क्या बनाता है, संपर्क बना करके रखता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, दो कोशिकाओं के बीच में संपर्क, है ना, या आदान प्रदान या लेन देन, पदार्थों का आवागमन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, जीव द्रव्य। क्या पढ़ेंगे, जीव द्रव्य। कोशिका को तीन भाग में मैंने डिवाइड करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में बता दिया है। कोशिका भित्ति से ज्यादा खींचकर यही क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का निर्माण किससे होता है, किस पदार्थ से होता है, तो सेल्यूलोज से होता है। या कोशिका में उपस्थित जो छिद्र होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं किसमें, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य से संबंधित जो प्रश्न है मैं आपको बताने वाली हूँ। जीव द्रव्य की खोज किसने की, ये पूछा जा सकता है। या जीव द्रव्य नाम किसने दिया, यह पूछा जा सकता है। या जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने कहा है या किसने माना है, पूछा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं, जीव द्रव्य क्या है आपका, जीव द्रव्य कोशिका में यह पोर्शन है। इस रिक्तिका को छोड़ दीजिए और ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका क्या है, जीव द्रव्य है। क्या है, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। किसने कहा है, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार माना गया है। किन्होंने कहा है, हक्सले ने। इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
मैं जब बोला करूँ तो मेरे साथ साथ रिपीट किया करिए। मैं किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप उसको सुने और खुद भी रिवीजन करें, खुद भी रिपीट करें। मैं जैसे ही पूछूं किन्होंने कहा है, हक्सले ने, तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे किन्होंने कहा है, हक्सले ने। इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक का नाम बोलने से भी आप क्लियर हो जाएंगे सॉरी, वैज्ञानिक का नाम बोलने से भी आप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आपको ये तुरंत याद भी हो जाएंगे। ठीक, तो किन्होंने किया है, हक्सले ने। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जीव में द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। किन्होंने, हक्सले ने। क्यों माना है? क्योंकि इस जीव द्रव्य में ही संपूर्ण प्रक्रियाएं कोशिका के द्वारा या कोशिका के अंगकों के द्वारा संपन्न की जाती हैं, संपन्न होती हैं। तो चलिए, जीव द्रव्य की खोज किन्होंने की? जीव द्रव्य की खोज किन्होंने की? परकिंजे ने। परकिंजे ने किन्होंने की थी? जीव द्रव्य की खोज परकिंजे ने की है। और किस सन में की है? 1831 में। किसने? 1831 में जीव द्रव्य की खोज परकिंजे ने की है और 1831 में की है। और जो जीव द्रव्य नाम है वो किन्होंने दिया है? डुजार्डिन ने। किन्होंने दिया है? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य नाम दिया है, जीव द्रव्य नाम दिया। इन दोनों को आप लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य को हम बांटते हैं कितने भाग में? 2 भागों में बांटते हैं। किसमें किसमें? एक तो हम बांटेंगे केंद्रक में और दूसरा हम बांटेंगे कोशिका द्रव्य में। ठीक, ये है जो पूरा द्रव्य, कोशिका को छोड़ दीजिए। इस पूरे द्रव्य को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। किसमें बांटेंगे? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और जो दूसरा है वो क्या है? केंद्रक। ठीक, केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक, उस कोशिका द्रव्य में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं उनकी खोज किसने की, उनके विशेष कार्य क्या होते हैं, उनको विशेष क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम केंद्रक में क्या पढ़ेंगे कि केंद्रक के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थों के बारे में डिस्क्राइब से पढ़ने वाले हैं। उनकी खोज किसने की है, उनके क्या कार्य होते हैं, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स तक इसका लाभ पहुंचे। और याद रखिएगा ये आपके सभी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। और आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल की वीडियो में मैं इसके बारे में इसके आगे पढ़ाऊंगी। कोशिका की संरचना और कोशिका के अंग जो होते हैं, उनके कार्य जो होते हैं, इससे संबंधित हम अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।